पहले सरकार बनती थी, लोग जूते घींचते थे, समाज सेवी बनते थे और जब नेता बनते थे लोगों को चीज़ें को ऊपर तक लाते थे, हर लोगों को कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन आज ज़रूरत की नहीं होती है, कैसे लोग लुभावन वादे करके इनको ऐठा जाए, वो काम किया जा रहा है। जो मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, जो मिनिमम वेजेज का होना चाहिए। जनहित प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जनहित यानी आपकी आवाज़, आपकी बुलंद आवाज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की सुर्खियां जो बता रही हैं पूजा, क्या अपडेट है आपके पास आज राजनीति, यूपी की राजनीति को लेकर के? थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। शुक्रिया अहमद अली जी। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी उठापटक जो लगी हुई है, रैलियों का दौर है और जिस तरीके से अभी एक के बाद एक नेता जो है पार्टी छोड़कर और टिकट का रोना रोते हुए दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और उठापटक लगी हुई है। दल बदलने की जो रणनीति बन रही है नेता और मंत्रियों के बीच में और टिकट को लेके जो रोना धोना मचा हुआ है, उसी की चर्चा करते हुए आज की जो मेन खबरें हैं, सुर्खियां हैं, उन्हीं को लेकर मैं आज आई हूं और वही बता रही हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनावी माहौल बना हुआ है और एक तरीके से उत्तर प्रदेश चुनावी शहर बन चुका है और सारी उसमें चुनाव का जो है गर्मा गर्मी छाई पड़ी है। कहीं कोई कैंपेन करने में लगा पड़ा है तो कोई कहीं दल बदलने में लगा पड़ा है। सारी राजनेताओं ने अपनी रणनीतियां बनाई हुई हैं, कोई किसी में शामिल हो रहा है, कोई किसी में शामिल हो रहा है। इसी तरीके की उठापटक लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में और उसी से जुड़ी हुई खबरें जो हैं आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी खबरों की ओर और रुख करते हैं हमारी आज की सुर्खियों की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। ओवैसी के घोषणा, यूपी में सरकार बनी तो बनाएंगे 2 सीए और 3 डिप्टी सीएम। एआईएमआई प्रमुख ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की है। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री होंगे और एक ओबीसी समुदाय से होगा और दूसरा दलित समुदाय से। इसके अलावा प्रदेश में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब चलते हमारी दूसरी खबर की ओर। पूर्व सांसद परवीन और सुप्रिया ऐरन सपा में शामिल हो गए हैं। शनिवार को सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बरेली से पूर्व सांसद परवीन सिंह ऐरन और मेयर बरेली सुप्रिया ऐरन, पूर्व विधायक राजा महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह सपा में शामिल हो गई हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सुप्रीम ऐरन बरेली कैंट से सपा की उम्मीदवार रहेंगी। मायावती ने दिया हर पोलिंग बूथ को जीतने का टास्क, जारी किया स्लोगन। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 55 सीटों के लिए 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क दिया। उन्होंने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का स्लोगन भी जारी कर दिया है। पार्टी का यूपी चुनाव 2022 के लिए स्लोगन दिया गया है, हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही हूं, प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बसपा की सरकार बनेगी। तो अहमद जी, जो आज की सारी खबरें थी वो इसी प्रकार थी और यही सब थी। और चुनावी माहौल को लेकर जो है अच्छी खासी गर्मी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। सारे शहरों में चुनाव का दौर चढ़ा हुआ है। सब राजनेताओं के सर पर राजनीति चढ़कर बोल रही है। सत्ता का जो सुरूर है वो सर चढ़कर बोल रहा है और हर कोई सीट के पीछे पड़ा हुआ है। सीट की एक जो तलब है सबको लगी हुई है, वो सबको देखने में मिल रही है। सारे नेताओं के अंदर, मंत्रियों के अंदर टिकट को लेकर के इसी तरीके की उठापटक जारी है और आगे भी इसी तरीके की मैं खबरें लेकर आती रहूंगी उत्तर प्रदेश से। आज के लिए शुक्रिया। धन्यवाद पूजा, तुमने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये तीनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने बताई। उम्मीद है दर्शकों को पसंद आई होंगी। तो दर्शकों, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्राइम टाइम में आज हमारे साथ अनिल पटेल जी आए हुए हैं, हमारे मेहमान, जो हम एक समाज सेवक हैं और उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं कि जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे लेकर के आई हैं उन मुद्दों से आम आदमी का क्या भला है और वहाँ क्या मुद्दे होने चाहिए, उसी के बारे में हम अनिल कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इस बात को लेके। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्राइम टाइम में आने के लिए।
हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अलग अलग मुद्दे लेकर आई हैं और जो मौजूदा पार्टी है वो भी अपने मुद्दे लेकर चल रही है। आप जानते ही हैं कि पिछले टाइम में क्या हुआ, वहाँ पर कौन कौन से मुद्दों पर काम हुआ और कौन कौन से मुद्दों पर नहीं हुआ। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आम आदमी के फ़ायदे के हैं जो नहीं आ रहे हैं संज्ञान में? तो थोड़ा हमारे इस पर आप अपने रोशनी डालें। धन्यवाद अहमद भाई, धन्यवाद जनहित आवाज़। और आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मौके पर मुझे बुलाया है कुछ कहने के लिए। देखिए, जो मुद्दे होने चाहिए वो पार्टी के पास आज ख़त्म है। मुद्दे आज के डेट में चलते हैं जात का, धर्म का, मंडल का, कमंडल का। जो एक मेन जो पब्लिक है जिसके लिए हम चुनाव जीत करके उनके कानून बनाने के काम करने जा रहे हैं, उन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मतलब आज है कि सिर्फ अपने रोटी सेकना है और अपने काम को करते रहना है। जो मेन मुद्दा होना चाहिए इसके अंदर, जो मैं अपना आप को समझता हूँ एज ए युवा या जो एक क्षेत्रीय होने के नाते, कि सबसे बेहतरीन है कि उन लोग के रोज़गार चाहिए। आज ज़रूरत है नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को रोज़गार, अच्छे शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, लोगों को ये सब चीज़ की मेन बुनियादी चीज़ चाहिए जो आज किसी भी पार्टी के ऊपर नगण्य है। खास करके जो रूलिंग पार्टी है उनसे मेरा शिकायत है कि आपको मौका दिया गया था, आप इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए लोगों को रोज़गार देने के वादा किया था, आपने रोज़गार क्यों नहीं दिया? आप रोज़गार के मुद्दे को क्यों नहीं ला रहे हैं? रोज़गार आप दिए होते तो आज नौजवान आपको वोट करता। आप राम मंदिर और दुनियादारी करके आप वोट लेकर के फिर से वही राजनीति चमकाना जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दिया? किसान इतने त्रासदी झेल गया, सालों तक आपके है जो कि घर बार छोड़ करके टेंट में रहने के मजबूर हो गया, कई लोगों को जाने गई। और उन सब के मुद्दे, एमएसपी के मुद्दे को नहीं करते हैं कि किसान की आय कैसे बढ़ाया जाए। एक किसान जो 10-15 बीघे ज़मीन के मालिक है, उसके बच्चे को एक छोटी सी बाज़ार जाने के लिए कार कैसे खरीदी जाए, अच्छे स्कूल में एजुकेशन कैसे उनको दिलाई जाए, ये सब चीज़ आपके मुद्दे से नगण्य है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन इसमें रूलिंग पार्टी को सबसे ज़्यादा बदनामी जाती है कि इन सब को मुद्दे को छोड़ करके आप जात पात की राजनीति, राम मंदिर की राजनीति, मंदिर मस्जिद की और कहानी करके आप लोग जो कि सरकार में आना चाहते हैं। ये बहुत गलत चीज़ें हैं और गलत तरह से ये लोग जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पहले भी सरकार बनी है, पहले सरकार बनती थी, लोग जूते घिसते थे, समाज सेवी बनते थे और जब नेता बनते थे लोगों को चीज़ें को ऊपर तक लाते थे, हर लोगों को कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन आज ज़रूरत की नहीं होती है, कैसे लोग लुभावन वादे करके इनको ऐठा जाए, वो काम किया जा रहा है। जो मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, जो मिनिमम वेजेज का होना चाहिए, आउटसोर्सिंग में हकदारी होनी चाहिए लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को। कई तबके को आप देखेंगे कि जो 80-85% जो जोगी जी ही कह रहे हैं कि 80 वर्सेस जो कि 20 का लड़ाई है, उसमें भी 80% कौन है? जो दबे कुचले लोग हैं, उनको न तो रोजगार है, न तो खेतीबाड़ी में जगह है, न कुटीर उद्योग है, न उनके बच्चे पढ़ाई पढ़ सकते हैं अच्छे। तो वो सही आप उन्होंने आकलन किया है कि 80% लोगों को दबा करके 20% की राज करेंगे और वो इस तरह के मुद्दे को ला करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। विकास सब जगह से गायब है। अनिल जी, जैसे ये कृषि प्रधान देश है, मतलब राज्य है यूपी, तो कृषि को लेकर के आपकी क्या लगता है कि क्या जो कृषि में होना चाहिए था वो हुआ है? किसान कितने वहाँ पे संपन्न है या नहीं है, कि उनकी समस्या क्या है, उसके बारे में? बिल्कुल सही सवाल है आपका। किसान का जो प्रोडक्ट है, जो किसान धरती को चीड़ करके अन्न उपजाता है, उस अन्नदाता का एक मूल्य निर्धारित करने की खुद का व्यवस्था, जितना उनका लागत कॉस्ट आई है, 5 से 10% सब लोग मुनाफा खाता है, उनकी लागत कॉस्ट प्लस उनके जो भी एक्टिविटीज कॉस्ट है, उनके परिश्रम है, उन सब की कॉस्ट के ऊपर निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए तो सालों तक है जो कि किसान ने धरना प्रदर्शन किया, तब भी दोनों जगह ना तो केंद्र की सरकार ना स्टेट की सरकार को इसके ऊपर विचार विमर्श किया कि इसमें इनको मिनिमम चीज़ें दिया जाए।
तो ये बात साफ है कि सरकार सिर्फ नौजवानों को और किसानों को, जो सबसे बड़ी जिम्मेदार लोग हैं, लोग किसान हमारा है जो कि देश को निर्माण कर रहा है, हमें अन्न देता है। नौजवान का भी वही है कि काम करके खून पसीना करके वो है जो कि देश को निर्माण करता है। इन दोनों के साथ इन दोनों को गला घोटा जा रहा है। लोग मजबूर हैं, नौजवान भी मजबूर है रोजगार के वजह से, मिनिमम वेजेज की वजह से, आउटसोर्सिंग होने की वजह से। जॉब आपके पास है नहीं, आउटसोर्सिंग में सब जॉब दे रहे हैं। तो इन सब की वजह से उन सबको गला घोटने के काम कर रही सरकार, और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम होगा। हर पार्टी को मैं कहूँगा कि अपने नौजवान, अपने किसान के जो चीज़ें हैं और मजदूर के जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को देखते हुए आप मुद्दा बनाएं, जिससे कि आप लोग को वोट दे और वही चीज़ आप करें भी। ये नहीं कि मुद्दा भी बना लेने से कुछ नहीं होगा। लोग मुद्दा भी बना लेते हैं लेकिन उस चीज़ को नहीं देते हैं, काम पे नहीं आते हैं, धरातल पे नहीं उतारते हैं। तो ये समस्या है लोगों को, सरकार को, कि हमारे तरफ चैनल के माध्यम से हर जगह अपील करनी चाहिए, हर नौजवान, बेरोजगार को, किसान को, कि जो ऐसे मुद्दे लाए उनको वोट करें, उनको सरकार में चुन करके लाएं। बिल्कुल अनिल कुमार जी, आपके जो व्यूज़ थे बहुत अच्छे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनिल कुमार जी ने जो वो मुद्दों की बात की है जो आपसे जुड़े हैं, आपके बच्चों से जुड़े हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए ही अपने जो वोट का इस्तेमाल करना है, और क्या सरकार आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, आपने बहुत अच्छे अपने व्यूज़ रखे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का प्राइम टाइम में हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगले प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप ये जो हमारे चैनल से अभी अगर जुड़े हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये आपकी आवाज़ है और आपकी उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम इस चैनल को आपके लिए लाए हैं, जो आपके हित से जुड़ा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जिसे ब्राह्मणवादी मनवादी मीडिया नहीं दिखाती है, हमारे चैनल जनित आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं एवं अपने हक की आवाज को बुलंद रखे रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।